अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बरक्स के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और राना मुबशर साहब की गैर मौजूदगी में प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो वॉर हिस्टीरिया कायम किया, उससे गुमान होता है कि हम किसी मेच्योर और जमहूरी मुल्क की हुकूमत की बजाय किसी फिल्मी सनत में डील कर रहे हैं। भारतीय सियासतदानों, साबिक फौजियों और एंकर्स को देखें तो उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज किसी बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा तो हो सकती है, उनकी ओवर एक्टिंग पर सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां तो बज सकती हैं, लेकिन ऐसी मसाला फिल्मों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। नाज़रीन, मोदी का इंतहा पसंद भारत नारे मार रहा है कि पाकिस्तान का फलां शहर जमी बोस कर दो, फलां शहर इरेज कर दो, लेकिन किस बुनियाद पर, किस सबूत की बुनियाद पर आप पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाह रहे हैं? एलओसी से 450 किलोमीटर दूर पहलगाम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके तक कौन सा पाकिस्तानी पहुंचा और 27 बंदे मारकर वापस भी आ गया? ये बात अकल तस्लीम करने को तैयार नहीं। लगता है कि भारत को इसराइल बनने का शौक चढ़ा है, क्योंकि पहलगाम हमले को भारत का 7 अक्टूबर करार देकर मोदी हुकूमत इसराइल ही की तरह हम पर हमला करना चाहती है और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के दर पे है। लेकिन याद रखें, ना आप इसराइल हैं और ना हम फलस्तीन। अब आप अगर पाकिस्तान से 5वीं जंग पानी के ऊपर करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। आप भारतीय गीदड़ भपकियों के जवाब में कौमी सलामती कमेटी ने भारत को नपातुला और तुर्की बतुर्की जवाब दिया। पाकिस्तान ने सिंतास वाहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार देते हुए यह ऐलान किया कि भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है, जिसमें शिमला मुआहदा भी शामिल है। जबकि इजलास में वाहगा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद करने के साथ साथ तमाम भारतीय ट्रांजिट ट्रेड भी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक खदशा भी सर उठा रहा है। आज जैसे बिहार में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और इस नाम निहाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया, इससे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान पर बालाकोट हमले की तर्ज का मिस एडवेंचर करें, जिसके लिए पाकिस्तान को न सिर्फ तैयार रहने की जरूरत है बल्कि कुछ ऐसे इक़दामात उठाने की भी जरूरत है जिससे भारत की सिफारती, अस्करी और आबी जारहियत को बरवक्त नाकाम बनाया जा सके। इसके लिए सबसे पहले कौम की सफ़ों में इत्तेहाद लाने की जरूरत है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा सके। जरूरत इस अमर की है कि इस हवाले से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए, जिसमें इख्तलाफात से बालातर होकर तमाम सियासी जमातों के अलावा मजहबी जमातों को भी शामिल किया जाए ताकि पूरी कौम इस मसले पर हम आवाज हो सके। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तमाम सफीरों को फौरी तौर पर एक्टिव करने की जरूरत है ताकि वो भारतीय प्रोपेगेंडे की असलियत का पोल खोल सके। इसी तरह ओआईसी जैसे इस्लामी प्लेटफॉर्म का फायदा भी उठाते हुए वहां भी फौरी तौर पर एक वफ्द रवाना किया जाए ताकि 57 मुस्लिम ममालिक तक पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया जा सके। हमारे वज़ीर ख़ारजा को फौरी तौर पर चीन जैसे अहम इत्तेहादी का रुख करना चाहिए ताकि चीन के आलमी असर रसूख का फायदा उठाया जा सके। मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद किया जाए ताकि पूरी कौम को किसी भी मुमकिना भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतहर्रिक किया जा सके। इन्हीं मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है जयकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सबसे पहले जनरल साहब, ये मामला जो है रोज़ बरोज़ इसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और हम देख रहे हैं हालात जो है खराबी की तरफ जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पॉन्स सामने आया है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या ये मुनासिब रिस्पॉन्स है? ये बिल्कुल बड़ा एक मुनासिब रिस्पांस है, ये बड़ा एक नपतुला रिस्पांस है और एक बड़ा जिम्मेदाराना जैसी एक स्टेट होती है उसका रिस्पांस है। जैसे आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रो दिया और उसमें बताया कि हमें लगता यह है कि बजाय हम दुनिया, जैसे वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, हम किसी जिम्मेदार मुल्क से बात नहीं कर रहे बल्कि किसी फिल्मी अदाकारों से या किसी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत है। तो भारत का चेहरा जो दुनिया को वो दिखाते हैं वो उनका बॉलीवुड दिखाता है। वो दिखा दिखा के ये सारे जो बीजेपी के एक्टर हैं ये भी खुद भी एक्टर बन गए हैं और इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है ये क्या कह रहे हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में अगर कोई ले जाए
तो उस मुल्क पे आलमी पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो ये इंडस वाटर, जैसे उन्होंने कहा कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, इनका बाप भी बंद नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल है, उसका एग्रीमेंट है, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटियर है। इस पे जो स्विट्ज़रलैंड में जो है जेनेवा कन्वेंशन इस पे लागू होता है। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे इसके खिलाफ रूलिंग आ सकती है। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल इसके खिलाफ जो है वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है। तो ये गीदड़ भभकियाँ हैं। और जैसे बड़ा अच्छा आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान जो है कोई फ़लस्तीन नहीं है। अब फ़लस्तीन में आप देखें कि पौने 2 साल होने वाले हैं और अभी भी नरेंद्र मोदी जो रिसेंट विजिट करके आए हैं यूएस का, वापस आके बड़ी शर्मिंदगी से बोल रहे हैं कि अगर हमास की हुकूमत कायम रही गजा में तो ये हमारी शिकस्त होगी। तो इजराइल पूरी अमेरिका की सपोर्ट के साथ हमास जो एक सिर्फ पार्टी है, फ़लस्तीन की और जमातें भी हैं जैसे अल फतह है, फ़लस्तीन अथॉरिटी है, PLO है और पॉपुलर डेमोक्रेटिक इत्तेहाद है, अल कासिम ब्रिगेड है, अल अक्सा मार्टायर ब्रिगेड है, तो उसका एक हिस्सा है हमास। अच्छा जनरल साहब, ये वैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना तो हम फ़लस्तीन हैं और ना ही भारत जो है वो इसराइल है। आपके ख्याल में क्या भारत ने ये जो रिस्पांस अभी पाकिस्तान की जानिब से आज सामने आया है, बड़ा तगड़ा रिस्पांस है, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस है, क्या भारत ने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान इस हद तक जाकर ये डिसीजन ले सकता है? देखिए, वो बात सोचे समझे मोदी साहब करते हैं। मोदी साहब की कोई तालीम नहीं है। उनसे जब भी सवाल किया कि आपने BA कहाँ से पास किया, कोई डिग्री नहीं है और फुटपाथ पे चाय बेचा करते थे। चलें, जिस तरीके से भी सदर बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आज़म बनने से पहले अमेरिका ने उन पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी। वो अमेरिका लेकिन मोदी साहब तो चाय बेचा करते थे, लेकिन जो उनका अभिनंदन है वो चाय पीने के लिए उसको पाकिस्तान जरूर आना पड़ा। उसको हमने चाय पिलाई और वो हमेशा हमारी चाय याद करता रहता है। तो उन्हें एहसास नहीं। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक नपतुल्ला, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी है। इस एक इकदाम से मैं कुछ थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था कि जब लास्ट टाइम हमने बंद की तो उनका एक हफ्ते में तकरीबन $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। तो अगर इसको आप एक महीने पे ले जाए तो 400 से $450 मिलियन यानी कि आधे बिलियन डॉलर का इंडियन एयरलाइन को नुकसान पर मंथ उठाना पड़ेगा। इन्हें समझ लग जाएगी कि ये इन्होंने जो है कैसे ये बेवकूफ़ियाँ की हैं। और बेसिकली बेवकूफ़ी उन्होंने एक तो फ़ायदा उठाया JD वैंस साहब का आने का। देखिए, जब पिछली दफ़ा वहाँ बिल क्लिंटन आए थे 2000 में मार्च में, तो वहाँ इन्होंने 36 मार दिए थे। और अभी जो मैडलिन एल्ब्राइट की किताब आई है माइटी एंड ऑल माइटी, उसका प्रीफेस लिखा है इसने बिल क्लिंटन ने। तो उसमें उसने लिखा है कि इफ आई हैड नॉट गॉन टू इंडिया द लाइफ ऑफ दोस 36 innocent Sikhs might have been saved and they might have been alive today। तो ये इनका चेहरा है। बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जनरल साहब। ये तो चेहरा भारत का ऐसा मकरू चेहरा जो है वो तो अब पूरी दुनिया ही देख रही है। और हमने देख भी लिया कि कनाडा में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, दीगर ममालिक से जो खबरें जो सामने आ रही हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस वक्त जो डिसीजंस हमने सामने रखे हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, भारत का दिमाग ठिकाने में आ गया होगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सीनियर तज्जियाकार के साथ साथ चेयरमैन जवानान पाकिस्तान हूँ, जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है कि उनका दिमाग ठिकाने, अगर दिमाग ठिकाने होता तो वो इस किस्म की हरकत ही ना करते। लेकिन देखना यह है कि इसके क्या वजूहात हैं। क्या ये भारत ने खुद किया है या उसके पीछे कोई मगरबी हाथ भी मौजूद है जो उसको इशारा कर रहा है कि तुम जो है वो आगे बढ़ के करो। अभी ये ठीक है कि जो पानी मारने की बात की है और इसके अंदर 1960 के अंदर जब ये मुआहदा हुआ था सिंताश का, तो उस टाइम पे बाकायदा जो है वो अमेरिका खुद भी इसके अंदर शामिल था। तो ये इंटरनेशनल गारंटीज हैं। लेकिन अब आर्बिट्रेशन के लिए जब हम देखते हैं तो मामला तो 12 साल से कुलभूषण यादव का भी जो है आलमी अदालत में चल रहा है। हमने ये भी देखा कि कश्मीर का मामला जो है आज आपके सामने 7 तिहाइयों से ऊपर हो गया और कश्मीर का मामला भी जो है वो तातुल का शिकार है और उस पर कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से हम आलमी अदालत को फ़लस्तीन के अंदर ज़िल्लत और रुसवाई जो है उसको देखते हैं
और फिर हमारा डोजियर पेश हुआ गया, जो बकायदा बलूचिस्तान के हवाले से इंडियन इन्वॉल्वमेंट पे हमने यूनाइटेड नेशन को पेश किया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं देखने में आई। तो फिर इसका तो मतलब यह है कि अगर आलमी अदालत का मामला आता है तो हम ये देखते हैं कि भारत को मगरबी ईमा के ऊपर एडवांटेज हासिल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने जो काम करना है वो खुद करना है। पहली बात ये है, हमने जो जी आज जवाब दिया वो है अच्छा जवाब, कि हम इसको अपने ऐलान जंग समझेंगे और हम जो है अगर किसी ने पानी रोका या पानी का रुख मोड़ा तो फिर उसके लिए पाकिस्तान जो है मीनिंगफुल जो है वो जवाब देना जानता भी है, माजी में भी दिया है। हमें भारत की बिल्कुल। फॉल्ट लाइंस का भी इल्म है अच्छा, और हमें ये भी मालूम है अब्दुल्ला सर, कि ये भी ये बताइएगा, उन्होंने तो सिंतास मुआहिदा जो है उसे मुअत्तल किया है और पाकिस्तान का जवाब भी बड़ा सख्त सामने आया है कि हम दो तरफा जितने भी मुआहिदे हैं उससे भी हम हट सकते हैं, बशमूल शिमला मुआहिदे। क्या इससे कोई प्रेशर बिल्ट होगा और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, इससे जो है वो दुनिया में तीसरी जंग अजीम जो है वो वैसे भी इसके ऊपर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, वो पानी के ऊपर होंगी। पाकिस्तान दुनिया के पहले 25 ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पानी की किल्लत है। इसलिए पाकिस्तान को हर चीज जो है वो कदम जो है वो फूंक फूंक के रखना पड़ेगा और भारत को और हमारा कोई डिफेंस जो इक्वालिटी है वो नहीं है। पाकिस्तान फार सुपीरियर है। पाकिस्तान वॉर हार्डेंड फौज है। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है इंतहाई कैपेबल है। आप खुद देखें कि कश्मीर में क्या बूट्स ऑन ग्राउंड करने की ये एक कोशिश कभी सोच भी सकता है भारत, कि एक तरफ अगर वो पाकिस्तान के पास आता है अमली तौर पर फौजियों को सामने लेके आता है तो पीछे से कश्मीरी उसका बुरकस निकाल के रख देंगे, उसका जो है मैसेकर होगा, ऐसा कत्ले आम होगा जो वो सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ। इसलिए वाहिद चीज उनके पास रह गई है वो एयरफोर्स है और उनका मिसाइल सिस्टम है। अगर वो मिसाइल सिस्टम जो है वो अपने अग्नि या पृथ्वी या दीगर मिसाइल सिस्टम के ऊपर जाते हैं तो पाकिस्तान ने उनका कोई ऐसा शहर भारत में नहीं है जो पाकिस्तान के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जो है वो उनका निशाना ना हो, जिसके अंदर जो है हमारे शाहीन 3 और हमारे जो इसी तरीके से गौरी, हमारे जो है बाबर मिसाइल और दीगर मिसाइल जो हैं हमारे वहां मौजूद हैं, जो भारत को सिर्फ एक और वैसे भी पाकिस्तान की जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसके अंदर फर्स्ट स्ट्राइक की ऑप्शन पाकिस्तान के पास है। ये एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है 1980s के अंदर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भारत जो है ये सारा क्यों कर रहा है? भारत ये इसलिए कर रहा है कि कहीं वो अमेरिका को स्पेस देना चाहता है मकबूजा कश्मीर के अंदर, ताकि वो ठीक। कश्मीर में आके चाइना के लिए एक ट्रबल पैदा कर सके। और अमेरिका जो है वो भारत की पुष्टपनाही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी चाहिए। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा के ठीक है, पानी के जरिए कोई और तरीके से अस्करी तौर पर ये दबाव वो बढ़ाने ये का एक कहें तरीका है। कि बड़ा जनाब अहम नुक्ता जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपने उठाया। अच्छा जनरल साहब, आपके जाने में आऊँगा। अब हम तो देख रहे थे साल से मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, इतने लोगों को शहीद किया जा रहा है, बाहर से लोगों को ला के वहाँ पर बसाया जा रहा है, 7 लाख 8 लाख 10 लाख फौज जो है वहाँ पर तैनात है और एक उन्होंने इलेक्शंस भी ढोंग इलेक्शंस भी करवा दिए और पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि जी अब तो ये खित्ता जो है वो हमारे कंट्रोल में है। ये जो भी हालिया वाकया हुआ है उसके बाद तो सारी खली खुल गई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत का मकबूजा कश्मीर में किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। 7 लाख फौज भी किसी काम की नहीं थी उनकी। बिल्कुल देखें, उनका बिल्कुल वहाँ खास तौर पे कश्मीर वैली में इंडियन बिल्कुल रेट नहीं है। मैंने कल ऐसी कई वीडियोस देखी कि वहाँ कश्मीरी अवाम श्रीनगर वैली में खड़े हुए हैं और साथ इंडियन फौज के सिपाही भी खड़े हुए हैं और वो सिपाही बल्कि साथ मिले हुए हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं और वो बिल्कुल जैसे होते हैं ना, यूजलेस है, एक्सपेक्टेटर बने हुए हैं और लोग उन्हें धक्के भी दे रहे हैं। तो वो बेचारे भी ओवर स्ट्रेच हुए हुए हैं कि पिछले 20 साल से वहाँ इनको रखा हुआ है और उन्हें ये इंडियन के जो मुजाहिदीन है वहाँ पे, उनसे भी उन्हें ख़तरा रहता है और वो वहाँ पे डिप्लॉयड है अपनी फैमिली से दूर। तो एक उनका मोराल बड़ा लो है, वहाँ सुइसाइड वो कर रहे हैं तो और स्ट्रेच आउट हुए हुए हैं। अब देखें वहाँ पे 8 लाख जो फौज है
और छोटी सी ये कश्मीर वैली है, और उसमें भी ये चप्पे चप्पे पे खड़े हुए हैं। और वो कह रहे थे 10 चेक पोस्टें हैं श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए। बिल्कुल। अब ये 10 चेक पोस्टों से कौन गुजर के कैसे वहां पहुंच गए, और फिर चले कोई जिसने कर भी दिया। बिल्कुल और जनरल नाम साहब, ले ये लिए। तो श्रीनगर से सिर्फ 90 किलोमीटर के फासले पर है जहां पर ये देखिए, वाकया हो गया है। जी, एलओसी जी। से 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो जी, जी। इतना एरिया जो है वो किस तरह से लोग अंदर दाखिल हो गए? तो ये सवाल जो है इंडिया का समझदार पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अब मोदी से पूछ रहे हैं। खास तौर पे इंडियन जो है नेशनल कांग्रेस, उसमें देखें उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है सोनिया गांधी, उनके दामाद ने इनसे पूछा है कि भाई आप एक्सेप्ट करें कि आपकी सिक्योरिटी की नाकामी है, ये आपका फेलियर है, आपने इतनी बड़ी 8 लाख फौज रखी है और आप कह रहे हैं वहां ये वाकया हो गया, क्यों हो गया और वो फौज किस काम की? तो उस पर भी इन्होंने प्रेशर डाला हुआ है। और जैसे आज मोदी साहब पहुंच गए बाहर, और ये देखिए इन्होंने इलेक्शन पहले भी ऐसे किया था पुलवामा में, कि जब किसी स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं और इन्हें उनकी सीट्स की ज़रूरत होती है, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं, हाइप क्रिएट करते अच्छा, हैं। जनरल साहब, बिहार में जो उन्होंने आज खिताब किया है वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, और हमें पता है कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो भारत में बहुत ज्यादा बिकता है, और इस तरह के वाकयात को वो बेस बना के दोबारा से सियासत में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, अपनी कमजोर हुकूमत को सहारा देना चाह रहे होते हैं। देखें, वो जो बिहार की स्टेट है साउथ में है, जिसका एक तरफ बॉर्डर नेपाल से मिलता है और झारखंड नीचे उसका है, और साउथ ईस्ट में बांग्लादेश आ जाता है, तो वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए गए। ये बाकी तो देखें रिटॉरिक पाकिस्तान की तो वो जैसे कर रहे हैं, बट एक्चुअल तो आपको पता है कि चंद महीने बाद वहाँ इलेक्शन आ रहे हैं बाहर की स्टेट में, तो ये इलेक्शन वहाँ पे डबल गेम खेल रहे हैं कि पाकिस्तानी के खिलाफ बयान बनाओ और वहाँ जाके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लो और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़का के वोट लो। अब इस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़े सवाल उठा रही है, वो कह रहे हैं हमें सबूत दें, आपके किधर सबूत है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर उस स्टेट में है, तो मोदी की गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ 30-32 एक्स्ट्रा सीटों से बची हुई है। ठीक, अगर 30-32 एक्स्ट्रा जो सीटें हैं, क्योंकि 240 सीट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास भी हैं, इन्होंने 270 सीटों से हुकूमत बनाई हुई है, तो अगर 30-35 वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट के इनके साथ आ जाते, मोदी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। सही। और मोदी ज्यादातर देखिए सस्टेन नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है बिल्कुल कि इंडिया के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इतने हार्ड लाइनर नहीं है जितने हिंदुत्व वाले और आरएस वाले हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है शुरू से एक बैलेंस जमात है, और उस जमात ने जो है कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर इलेक्शन जीता है। ठीक, और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादा किया था कि अगर ये आप लोग जीत गए तो हम जो 370 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बहाल कर देंगे, और जो कश्मीर की जो ओरिजिनल स्टेटस है ऑटोनोमस, वो हम वापस रिस्टोर कर देंगे। ठीक हो अब गया। वो फिलहाल क्योंकि नहीं कर पा रहे, हुकूमत बीजेपी की है, और वहां पे उमर अब्दुल्ला इस बारे में बातचीत कर रहे थे, तो इन सारी चीजों को देखते हुए और जेडी वाइस के विजिट को देखते हुए उन्होंने कहा एक मौका है कि यहाँ पे गड़बड़ की जाए और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डाल और दिया काफी सवालात जो है इस सिचुएशन पे जन्म भी ले रहे हैं जनरल साहब। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप ये बताइएगा कि मोदी जिस तरह से अब धमकियां दे रहे हैं, इन धमकियों को कितना हमें सीरियस लेना चाहिए, और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दिफाई तौर पर दोनों ममालिक का, तो इस वक्त कहां स्टैंड करते हैं हम? देखिए, दिफाई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी आर्मी यकीनन बड़ी होगी नंबर गेम में, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेशनलिज्म है पिछले 2 साल में इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आई है, जो बरतानिया में कंडक्ट किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो दुनिया की 7 बेहतरीन एयरफोर्सों में शुमार की गई है। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है और सबसे बड़ी बात जो ट्रेनिंग है, आप देख लीजिए कि अभी बहरीन, कतर, चाइना, रूस और इसी तरीके से तुर्किया, ये तमाम ममालिक ने, सऊदी अरब, इन तमाम ने मिलके पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं। पाकिस्तान आर्मी पिछले 20 साल से हालत जंग में मौजूद है, और ये पाकिस्तान आर्मी का खासा है कि उनका प्रोफेशनलिज्म जो है वो दुनिया में अनमैच्ड है, और इस बात का पूरी दुनिया जो है वो इस बात पे इत्तफाक राय रखती है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, उसने कहा कि दुनिया की नंबर 1 सबसे प्रोफेशनल आर्मी कौन है, तो उसने कहा अमेरिका, तो उसने कहा ये अमेरिका की
वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो वो कहता है नहीं, उसके बाद वो कहता है इसराइल, वो कहता है नहीं, वो कहता है बर्तानिया, वो कहता है नहीं, कहता है तुम्हारे लिए हैरान कुन बात होगी कि वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया की इस टाइम पे नंबर 1 प्रोफेशनल आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बकौल मगरिब के जो है वो तस्लीम की जाती है। दूसरी बात जो उसके अंदर है कि नरेंद्र मोदी की, देखिए अभी वक्फ तरमीमी बिल है, उसके मुश्किलात हैं। पूरे जो मुसलमान हैं वो इस टाइम पे एहतजाज उन्होंने किया हुआ है। कोई नुक एंड कॉर्नर इंडिया का नहीं रह गया जिसके अंदर एहतजाज ना हो। 33 आजादी की मूवमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं। एक तरफ जो है वो रेड कॉरिडोर नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो आप नीचे देख लें तो आपको पता चलेगा सिख जो है वो अभी हालिया जो सिख फ्रीडम और जो सिख फॉर जस्टिस जो मूवमेंट्स हैं वो आपके सामने है। फिर कश्मीर जो है वो तो हाथ से निकल गया। उनके पास अभी बावजूद इतनी फौज 8 लाख फौज होने के उन्होंने मजीद 4 ब्रिगेड फौज जो है अभी चंद दिन पहले वो उन्होंने दोबारा मंगाई है। उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो नाकाम हो गई, महार रेजिमेंट उनकी नाकाम हो गई। इसी तरीके से उनका जो इक्विपमेंट है वो नाकाम हो गया वहां। और वो लोग जो सबसे बड़े भगोड़े हैं इस टाइम पे पूरी दुनिया में, फौजी भगोड़ों की सबसे बड़ी तादाद जो है वो कश्मीर से भागे हुए भारतीय फौजी हैं। ये बात बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, इसको आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भारत का जो मसला था कि वो ये अंदरूनी मामलात से जो है वो लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता था और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपगेट कर रहा था। वो बात तो उसके अपने मीडिया ने जो है वो शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस की सोच के बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं और लोग अंधे नहीं हुआ करते कि लाशें जो है वो खड़ी हो जाएं। वो जोड़े जिनको कल तक मार दिया गया था, आज उनकी जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। अब वो नेवी का अफसर जो मर चुका था कल, आज वो दोबारा जिंदा होके खड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल अब्दुल्ला बिन साहब, ये तो वही फिल्मों वाला हिसाब हो गया ना जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे। फिल्मों में ऐसे होता है और कोई फिल्म ही चलाई है भारत ने और इंडिया के बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना भी भारत को करना पड़ा है इंटरनेशनली। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेजर रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शन हैं, सियासी तौर पर पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है और सिफारती तौर पर पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शन हैं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने भी, और हमारे साथ इस वक्त जौहर सलीम साहब भी मौजूद हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप नहीं समझते इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी चल रही है ये निहायत नाजुक मौका है और इसमें तमाम सियासी जमातों को कम अज़ कम एक पेज पर आने की ज़रूरत है। तो क्या आप तजवीज़ करेंगे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक टेबल पे बैठे हैं पाकिस्तान की खातिर, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर, और एक मौका है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, अगर कोई भी आदमी जिसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा वो यही सजेस्ट करेगा जो आप बात कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, सारी सियासी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए ताकि लगे कि एक आवाज़ है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल मैंने देखा है, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल भी हुआ तो आपने सागदार साहब का जवाब भी सुन लिया होगा, वो हुकूमत की नहीं है। वो मोदी साहब के साथ तो मिन्नतें तरले करके बातचीत करने को तैयार है, वो इमरान खान के साथ बात करने को तैयार नहीं है। और ऑल पार्टीज और इन चीज़ों का मतलब तो ज़ाहिर है इमरान खान ही है ना, बाकी सारी पार्टियां तो पहले ही हुकूमत में। सो अनफॉर्चुनेटली ये माहौल पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा और बड़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है और ये डिवीजन बढ़ती जा रही है। और इंडिया अगर यहीं पे रुक जाए तो उसकी मेहरबानी है, अगर आगे जाएगा तो फिर जाहिर है कि हमारे मसाइल हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से कोई ये ख्वाहिश भी है कि वो कोई कंसेंसस वगैरह की तरफ से। लेकिन फवाद चौधरी साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि अपोजिशन से जब भी हम बात करते हैं वो मशरूत तरीके से आने को तैयार होते हैं कि हमें फलां चीज़ में रिलीफ मिल जाए, हमारे केसेस खत्म हो जाए, हमारे रहनुमा को रिहा कर दिया जाए, फिर हम नेशनल ट्रस्ट के लिए जो है वो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या ये रवैया दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि ये तो फिर कोई तरीका नहीं है ना कि सारी अपोजिशन जो है वो जेलों में होगी। जो हाँ यहाँ पे खवातीन रहनुमाओं की बेलें भी हो जाएंगी, वो जेलों से नहीं निकलेंगी, लेकिन अपोजिशन इतनी मैग्नानिमस हो कि वो हुकूमत को सपोर्ट ही करती रहे। मतलब ये बेसिकली फिर इंसानों की नहीं, फरिश्तों की कंसेंसस की तलाश में है। इंसानों में कंसेंसस तो ऐसे नहीं। ठीक है। अच्छा जौहर सलीम साहब, जैसा कि पहले भी बात हो रही थी कि
दुनिया के भी कंसर्न्स होते हैं इस हवाले से कि अगर पाकिस्तान और भारत जो है वो उसमें कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जंग का ख़तरा मौजूद है, तो आलमी बरादरी भी मैदान में आ जाती है। आपके ख्याल में ये कशीदगी जो है अगर जंग में तब्दील होती है तो क्या दुनिया इसको अफोर्ड कर सकती है? देखिए, इस वक्त दुनिया में जिस तरह सलामती के खतरात लाहक हैं, गजा का मसला जितना वो कॉन्फ्लिक्ट और कितना फैला भी हमने देखा, फिर ईरान इसराइल का मसला, फिर अभी देखें अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया हुआ है ईरान को और वो 2 महीने का है, उसमें उनका अगर आपस में तस्फिया नहीं होता उस पर तो उसके भी बहुत से मज़मरात हो सकते हैं। फिर उसके बाद यूक्रेन की वॉर जो सी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, उसमें लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं, बल्कि लाखों की तादाद में हलाकतें हो चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए और फिर देखें ये जो जनूबी एशिया है वो तो दुनिया की 1/4 आबादी है, 2 अरब आबादी दुनिया की जो है वो जनूबी एशिया में रहती है। ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो खुदा ना खास्ता इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इस किस्म का, तो वो बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स तो उसके मुकाबले में जो है ना वो बिल्कुल दे विल पेल इन कंपैरिजन। तो इसलिए पहले भी जब इस तरह की सिचुएशन हुई तो जो अहम मुल्क होते हैं दुनिया के, जो दोस्त भी हैं दोनों पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, जिस तरह अमेरिका है, जिस तरह यूके है, जिस तरह फ्रांस, जर्मनी है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इस तरह के जो मुल्क हैं वो फिर उनकी डिप्लोमेटिकली वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो उनके जो है ना थ्रू इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी शुरू होती है, वो उनकी कोशिश होती है कि वो सिचुएशन को डिफ्यूज करें। फिर देखें अक़वाम मुत्तहिदा भी है, वहाँ पे भी डिस्कशन इस पे हो सकती है। इस वक्त तो पाकिस्तान सलामती कौंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी है जी। तो इस वो बहुत सी डिप्लोमेट आप देखेंगे आगे अगले दिनों में आप बहुत ही इंटेंस डिप्लोमेसी देखेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ये खिता भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को और दुनिया भी नहीं कर सकती। तो जौहर साहब, हम देख रहे हैं कि हर कुछ सालों के बाद भारत जो है वो इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और उसके बाद पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाता है। क्या अमन कायम रखना या अमन की ख्वाहिश होना वो सिर्फ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर भारत को भी इसमें कुछ होश के नाखून लेने चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसमें क्या रोल देखते हैं आप? भारत को तो फिर तो ज्यादा जिम्मेदारी आनी चाहिए, इसलिए कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो अपने आप को प्रीएमिनेंट पावर समझते हैं साउथ एशिया की, और वो जो है उसके अलावा भी वो देखें उनका जो है इस वक्त बहुत ही बेशक वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो या और बहुत सी डिप्लोमेसी दुनिया की हो, और फिर सनती तौर पे भी और इक्तिसादी तौर पे इस वक्त वो दुनिया के 4-5 बड़े मुल्कों में आता है। तो उन सारी चीज़ों के देखें जब आप इतने बड़े होते हैं तो आपको उस तरह बिहेव भी करना चाहिए। वो ये नहीं है कि आप तो एक तरफ आप कहें कि हाँ जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जी और आगे तीसरी बड़ी दुनिया की इक्तिसादी पावर बनने को जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप बिहेव इस तरह करें जिस तरह के कोई बनाना रिपब्लिक होता है। बिल्कुल, उस लेवल की मैच्योरिटी भी फिर जो है वो सामने आनी चाहिए। अच्छा फवाद चौधरी साहब, 2019 में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था और आपको याद है कि काफ़ी कशीदगी फैल गई थी। उस वक्त को देखा जाए और आज को देखा जाए, आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सियासी तौर पर और सिफारती सतह पर इस मामले को किस तरह से उठाया जाए? ख़ास तौर पर इंडिया तो बहुत शोर मचा रहा है, उनका मीडिया भी काफ़ी शोर मचा रहा है, और नरेंद्र मोदी ने आज जो बिहार में खिताब भी किया है और काफ़ी धमकियां भी दी हैं उसने। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो आपने देखा और साथ साथ आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? रिस्पॉन्स जो आज दिया है पाकिस्तान ने वो तो मुझे लगता है कि अच्छा है, काफ़ी मुनासिब है, और उसमें जो पॉइंट्स हो सकते थे सारे वो ये फॉरेन ऑफिस ने दे दिए हैं। सिर्फ ये मुझे समझ नहीं आई जौहर में भी इसको ज़्यादा इस पर ज़रा बता सकें कि देखिए ना, मोदी साहब जो हैं वो कल से उन्होंने पूरी दुनिया के हुक्मरानों से बात कर रहे हैं। आज सुबह यूरोपीय यूनियन के सारे एम्बेसडर्स जो हैं उनके फॉरेन ऑफिस में गए, उन्होंने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और ये सारा कुछ हुआ। पूरी दुनिया से उनको पैगामात भी आ रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ साहब को कम से कम और नहीं ज़्यादा तो यूएई, सऊदी अरेबिया और चीन के साथ तो बात करनी चाहिए थी, और अपना जो केस है, अपना जो मुद्दा है, इन 3 मुल्कों के सामने तो कम से कम रख दे। अगर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के मुल्क तो खैर अभी शहबाज शरीफ साहब से बात भी नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये 3 मुल्कों में तो थोड़ा बहुत जो है वो कोई हो सकती थी कि इनसे बात हो जाती। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों इन्होंने जो है वो बातचीत जो है वो नहीं की। और ये जौहर से भी मैं समझना चाहूँगा कि इसमें क्या इंतज़ार है और क्या मामलात हैं जिनको ये आगे लेके जाएंगे।
दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में एक भारत पाकिस्तान के अंदर एक डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन है, उस डिवीजन को नीचे लाने के लिए इकदाम जो है वो करने चाहिए। और तीसरा ये है कि देखिए मसला ये है कि ये जो आपने जैसे आगे बात की ना कि ये कुछ अरसे बाद क्यों होता है। जी। देखिए कश्मीर का मसला जब तक मौजूद है ये नहीं रुक सकता, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है। ये कश्मीर एक बुनियादी प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी के ऊपर ये सारा मुद्दा है। प्रिंसिपल ये हुआ था बंटवारे का कि जो मुसलमान अक्सरियती मुल्क हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो जिन इलाकों में हिंदू अक्सरियत है वो हिंदुस्तान में जाएंगे। आपने वो बुनियादी प्रिंसिपल वायलेट कर दिया है और वहाँ की आबादी या हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहती और आप जबरदस्ती रखना चाह रहे हैं। तो जबरदस्ती जब आप एक काम करना चाहते हैं वो लंबा सा नहीं चलता और इसलिए ये रिपरकशंस रोज आते हैं। अब वहाँ एक सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। आप देखें ना कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है ये एक प्लेट्यू है, कोई होगा 300-400 स्क्वायर मीटर का एक ग्राउंड है और उसके इर्द गिर्द सारा जंगल है। ठीक। अब आप देखें ये इस जंगल में सिर्फ मुकामी लोगों को पता है कि आना कैसे और जाना कैसे है, बाहर का बंदा नहीं बता सकता। लिहाजा ये तो एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है और अमित शाह और मोदी के ऊपर डायरेक्टली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उमर अब्दुल्ला के पास तो इख्तियार भी नहीं है, तो लिहाजा वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सारा मुद्दा पाकिस्तान पर डाल दिया। बिल्कुल, ये आम नुक्ता आपने चोई साहब उठाया है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। फिलहाल हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जो फवाद चौधरी साहब ने तजावीज़ पेश की हैं और कहा है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान को काफ़ी एक्टिव होने की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और ये सवाल हम जौहर सलीम साहब के सामने भी रखेंगे कि पाकिस्तान ने अभी तक दोस्त ममालिक को फ़ोन क्यों नहीं किया, उनकी हिमायत के हुसूल के लिए एफर्ट्स क्यों नहीं की गई। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जौहर सलीम साहब, सर जो तजवीज़ अभी फवाद चौधरी साहब ने दी है और कहा है कि ज़रा मज़ीद एक्टिव होने की ज़रूरत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब तक तो कम से कम दोस्त ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं या सफ़ीरों को एक्टिव कर लेना चाहिए था, वज़ीर आज़म से बात कर लेनी चाहिए थी फ़ोन पर, जैसे कि मोदी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर और कितनी स्पीड से अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए हमें? जी, एक तो खैर कश्मीर के बारे में जो फवाद ने कहा वो बिल्कुल सही है। कश्मीर का मसला ऐसा है कि इंडिया को जो है वो उनका जो हक खुद इरादियत है वो इतने अरसे से जो है उनको नहीं दिया गया और उनको एक जो है ज़बरदस्ती से जो है एक ऑक्यूपेशन में रखा गया है और जो जुल्म सितम है ज़ाहिर है कि उसका रिएक्शन इंडिया में वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं और वो ज़्यादातर रिएक्शन तो पुरअमन ही होता है, बल्कि वो फिर उनको जुल्म सितम और भी सहना पड़ता है। अब जहाँ और इंडिया को सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं कश्मीर का एक मुनसिफाना और वो हल जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है उसकी तरफ जाए, ताकि एक देरपा अमन कायम हो हमारे इस रीजन में और सारे मुल्क ही प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, कनेक्टिविटी की तरफ जाएं। वो तो एक बात है। अब जो दूसरी डिप्लोमेसी की बात है, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें काफ़ी सारी डिप्लोमेसी जो है ना, उसको फिर वो डिप्लोमेसी जो है उसको मीडिया के थ्रू रन नहीं किया जाता ऐसे मौके पे, वो डिप्लोमेसी अच्छा हो रही होती है इस वक्त। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब दो बड़ी एटमी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान और भारत, और पूरी दुनिया देख रही है कि वो ये दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने इस वक्त मौजूद हैं। चलें आलमी दुनिया को छोड़ के हम अगर इन दोनों ममालिक की ही बात कर ली जाए तो ख़ित्ता और पाकिस्तान और भारत, क्या ये दोनों ममालिक जो हैं वो जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं, आपको लगता है? क्योंकि पहले भी 2019 में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनी हुई थी और एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी। आज भी कुछ सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। क्या हम या इंडिया जो है वो जंग को अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, हम चूंकि अपनी ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन में फंसे हुए हैं तो हम इतना रीजन और उधर गौर नहीं कर रहे। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो ही पढ़ लें और जिस इलेक्शन मोदी जिस वादे के ऊपर जीते हैं, वो वादा ये है कि पाकिस्तानी कश्मीर को वो वापस लेंगे और वो इंडिया में शामिल करेंगे। तो ये कहना कि जंग जो है वो बड़ी बुरी चीज़ है, वो बुरी चीज़ है और होनी चाहिए। ज़ाहिर है हज़ारों और लाखों जो है जो मासूम जानें हैं वो जाती हैं, मईशत तबाह होती है, लेकिन ये एक स्टेटेड एम है नरेंद्र मोदी साहब का और ये मेरे ख्याल में ये 1 साल पहले शुरू हो गया है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि 26 ऑनवर्ड नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना चाहेंगे और अपनी, चूँकि वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे और अमित शाह को अगली दफ़ा
इंडिया में वो वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं और बीजेपी को ये चौथा इलेक्शन जीत के एक बहुत बड़ी कुव्वत बताना चाहते हैं। एंड उन्होंने तो अपने आप को गांधी से भी बड़ा लीडर समझते हैं अपने आप को, तो वो पाकिस्तान को जद पहुंचाने के लिए वो जंग करेंगे। और कोई बहुत ही मतलब पिछली दफा भी हम तकरीबन जंग के दहाने पे थे और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपना रोल अदा ना करते 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत मुस्बत रोल अदा किया था, जिसकी वजह से ये जंग जो है वो अवॉइड हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जोहर सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की बात की जाए तो हमें कोई भी तवक्को रख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो उसकी औकात जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, उसकी बेस बना के वो एक बयानिया बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ दबाव डालने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात जो कि हमारे दुश्मन को भी ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि कोई भी मैली आंख जो पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी हम वो आंख निकाल लेंगे। कोई भी हाथ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उठेगा हम वो हाथ तोड़ देंगे, और कोई भी वो कदम जो पाकिस्तान के खिलाफ आगे बढ़ेगा हम वो पांव तोड़ देंगे। तो भारत को समझ लेना चाहिए 2019 बहुत दूर नहीं है, चंद साल पहले की बात है जो भारत के साथ हुआ, और जो इंटरनेशनल शर्मिंदगी भारत ने उसका सामना किया वो भी दुनिया के सामने मौजूद है। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।